हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जानेंगे दर्शन और शिक्षा का संबंध, यानी दर्शन और शिक्षा एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो अगर हम बात करें तो दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के पहलू हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। यह कथन रास महोदय का है। तो ये भी आपको ये कथन देकर के भी पूछा जाता है कि यह कथन किसका है, तो आप बताएंगे रास महोदय का है। और इसके साथ साथ आपको व्याख्या करने को भी इस क्वेश्चन दे दी जाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं दर्शन और शिक्षा कैसे संबंधित है। दर्शन जीवन का तथा ब्रह्मांड के प्रति मानव का दृष्टिकोण है, यानी दर्शन जीवन मार्ग को प्रशस्त करता है। वह यह बताता है कि हमको सत्य की तार्किकता का कैसे परीक्षण करना। इसलिए दर्शन और शिक्षा के संबंध को समझने के लिए सबसे पहले हमें दर्शन के विभिन्न तत्वों तथा शिक्षा के विभिन्न घटकों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए दर्शन का संबंध क्योंकि केवल शिक्षा से ही नहीं अपितु धर्म, विज्ञान तथा नीति शास्त्र से भी है। इसीलिए राष्ट्र महोदय ने कहा कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के पहलू हैं। दर्शन उसका सैद्धांतिक पक्ष है तथा शिक्षा उसका गतिशील और व्यवहारिक पक्ष है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दर्शन देता है और दर्शन को शिक्षा सिद्धांत माना जाता है। दर्शन का सीधा संबंध जीवन से होता है। दर्शन साथ जीवन दर्शन है। तो शिक्षा के द्वारा ही हमें दार्शनिक ज्ञान प्राप्त होता है, यानी दर्शन तो सभी कर लेते हैं, देखते तो सभी हैं, किंतु जो उसका तार्किक ज्ञान है वह हम कैसे प्राप्त करते हैं, दार्शनिक ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, वह हम दर्शन के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। उसकी सत्य की खोज कर करके जो कारण है उसके जो भी हमारे सामने घटित होता है उस घटना के कारणों को जान करके हम दार्शनिक दृष्टिकोण पाते हैं। दर्शन और शिक्षा के संबंध को स्पष्ट करते हुए जेंटाइल महोदय ने कहा कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती, यानी शिक्षा प्रक्रिया दर्शन की सहायता के अभाव के बिना उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती है। उसके लिए दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार फिक्टर ने भी कहा कि दर्शन के सहायता के बिना शिक्षा का उद्देश्य कभी भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सकता है। यानी अगर दर्शन शिक्षा में सहायता नहीं देता है तो शिक्षा के उद्देश्यों को हम कभी भी पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे कि हम सुकरात ने भी कहा था कि ज्ञान एक सद्गुण है। इसके लिए सुकरात ने ना तो कोई पुस्तक लिखी और ना ही कोई सिद्धांत दिया, बल्कि वह क्या करते थे, बाजार में जाते थे और लोगों से मिलते थे और इसके बाद उनके विचारों को जानने का प्रयास करते थे और उन्हें विचार करने का अवसर देते थे, जिससे उन्होंने अपनी जीवन पद्धति से लोगों को इस तथ्य की अनुभूति कराई कि क्या सत्य है और क्या गलत है। यानी आप अपने अनुभव समझिए, अपने विचारों को जानिए, इसके बाद उन विचारों की सत्यता का ज्ञान लीजिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति वस्तुतः दार्शनिक है वह स्वभावतः शिक्षा शास्त्री भी है। जैसे कि प्लेटो ने
शिक्षा संबंधी योजना का प्रतिपादन किया। इसी प्रकार रूसो ने समाज विरोधी दर्शन से निषेधात्मक शिक्षा की योजना प्रकट की। साथ ही सस्पेंसर ने सुखवाद से शिक्षा की प्राकृतिक परिणामों अनुशासन का सिद्धांत निकाला। स्पेंसर महोदय ने कहा, सच्चा दार्शनिक ही सच्ची शिक्षा को व्यवहारिक रूप दे सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा और दर्शन का घनिष्ठ संबंध है। दर्शन शिक्षा को प्रभावित करता है और शिक्षा दार्शनिक दृष्टिकोण पर नियंत्रण रखती है। विश्व के सभी महान दार्शनिक शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं, ऐसा हमारा इतिहास बताता है। तो जो शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि एक में ही दूसरा निहित है। यानी दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है तो शिक्षा जीवन का क्रियात्मक पक्ष है। अब हम जानते हैं दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। दर्शन शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है? क्योंकि दर्शन के द्वारा ही शिक्षा का मार्ग प्रदर्शन किया जाता है। दर्शन के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षा विधियां, अनुशासन तथा विद्यालय का संगठन आदि निश्चित रूप से तैयार किए जाते हैं। इसलिए दर्शन शिक्षा पर प्रभाव डालता है। तो दर्शन और शिक्षा का संपर्क है। दर्शन और शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए शिक्षा के सही संप्रत्यय का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रकृतिवादी दार्शनिकों ने शिक्षा को प्राकृतिक प्रक्रिया माना है। जो प्रकृतिवादी थे वो क्या कहते थे कि बालक को प्रकृति के साथ स्वयं सीखने दें। लेकिन जो हमारे प्रयोजनवादी थे उन्होंने सामाजिक प्रक्रिया को महत्व दिया और आदर्शवादियों ने आध्यात्मिक प्रक्रिया को महत्व दिया। तो जैसा हमारा दर्शन होता है वैसे ही हमारी शिक्षा का संप्रत्यय बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दर्शन शिक्षा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है हमारा दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य। तो दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि जैसे कि जॉन डीवी महोदय ने कहा है कि दर्शन का संबंध शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करने से है। दर्शन के द्वारा जीवन के मूल्यों का ज्ञान प्राप्त होता है और शिक्षा के द्वारा इन मूल्यों की प्राप्ति की जाती है। शिक्षा के उद्देश्य समय और काल के अनुसार भिन्न भिन्न हो जाते हैं। यानी जैसा समय होता है उसके ही अनुरूप हम शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करते हैं। इसके पहले हमने शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में पढ़ा है। उसमें हमने जाना था कि हम शिक्षा के उद्देश्य कैसे निर्धारित, आदर्शवादियों ने शिक्षा के क्या उद्देश्य निर्धारित करे, प्रकृतिवादियों ने क्या उद्देश्य दिए, विभिन्न आयोगों ने शिक्षा के क्या उद्देश्य दिए। तो शिक्षा के उद्देश्य के लिए दर्शन उसको प्रभावित करता है। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दार्शनिकों के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है हमारा दर्शन और शिक्षा की पाठ्यचर्या। तो शिक्षा के उद्देश्य जिस प्रकार दर्शन निर्धारित करता है उसी प्रकार शिक्षा के पाठ्यक्रम को भी दर्शन निर्धारित करता है और उसके निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। जिस युग में जिस प्रकार की विचारधाराएं और आदर्श होते हैं
उसी के अनुकूल पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया जाता है। जैसे हमारी जब प्राचीन समय था, उसमें आध्यात्मिक तथ्यों को महत्व दिया गया था। उस समय हमारा पाठ्यक्रम में वेद, मंत्र, उपनिषद और जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनको सम्मिलित किया गया था। इसी प्रकार आज जो वर्तमान समय है हमारा, उसमें विज्ञान को अधिक महत्व दिया गया है। तो विज्ञान को अधिक महत्व देने के कारण पाठ्यक्रम में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और विज्ञान से संबंधित विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा दर्शन है वह हमारे शिक्षा की पाठ्यचर्या को भी निर्धारित करता है। जैसे आदर्शवादियों ने कहा कि पाठ्यक्रम विचार केंद्रित होना चाहिए, और जो हमारे प्रकृतिवादी हैं उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा जो है, शिक्षा का पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी बालक को केंद्र में रखकर ही शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए जो बालक का विकास करे। प्रयोजनवाद ने कहा कि जो हमारी शिक्षा है उसमें ऐसे पाठ्यक्रम होने चाहिए जो क्रिया प्रधान हो, यानी बालक को करके सीखने पर अधिक महत्व देना चाहिए। इस प्रकार के पाठ्यक्रम हमारा ऐसा होना चाहिए। यथार्थवाद क्या कहता है? वह कहता है कि प्रत्यक्ष पर विश्वास करता है। अतः उसने कहा कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वह सैद्धांतिक की अपेक्षा व्यवहारिक अधिक होना चाहिए, यानी सिद्धांतों की अपेक्षा उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान को अधिक महत्व दिया यथार्थवादियों ने। इस प्रकार दर्शन और शिक्षा पाठ्यक्रम का संबंध जो है वह भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा दर्शन और शिक्षण विधियां। तो दर्शन की शिक्षण विधियां दर्शन जो है वह हमारा शिक्षण विधियों का ही निर्धारण करता है। जैसे हम कहें तो प्लेटो ने संवाद विधि को जन्म दिया, अरिस्टो ने प्रयोग तथा निरीक्षण विधि को जन्म दिया, रूसो ने बालक को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए कहा कि बालक को स्व अनुभव एवं स्व केंद्रित होने में, वह स्वक्रिया पर उन्होंने बल दिया कि उसको अपने अनुभव से सीखने दो। इसी के साथ मॉन्टेसरी ने इंद्रिय यथार्थवाद को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि इंद्रियों द्वारा अर्जित ज्ञान को ही महत्व देना चाहिए। हमारी जो शिक्षण विधियां हैं वो ऐसी है जो बालक इंद्रियों के द्वारा ज्ञान ग्रहण करे, उसी को ही ऐसी शिक्षा पद्धति हमारी होनी चाहिए। इसी प्रकार फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन पद्धति को जन्म दिया। तो रूसो की निषेधात्मक शिक्षा, फ्रॉबेल की क्रिया पद्धति, मॉन्टेसरी के शिक्षण प्रशिक्षण, आदर्शवाद की प्रश्नोत्तर, वाद विवाद विधियां, इस प्रकृतिवादियों का इंद्रियों द्वारा सीखना, प्रयोजनवादियों का प्रोजेक्ट तथा इकाई पद्धति, यथार्थवादी का निरीक्षण तथा स्व अनुभव पद्धतियों को दर्शन ने ऐसी शिक्षण विधियों को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट है हमारा दर्शन तथा अनुशासन। तो जब हम अनुशासन की बात करते हैं तो अनुशासन किसी भी कार्य में बहुत ही आवश्यक है। जब हम अपने घर में, समाज में रहते हैं, विद्यालय में रहते हैं, तो सभी जगह अनुशासित होना बहुत ही आवश्यक है। अनुशासन के बिना बालक उद्दंड हो जाता है। इसलिए इन्होंने जो विभिन्न दार्शनिकों ने अपनी विचारधाराओं के अनुसार अनुशासन के 3 रूपों में बांटा: दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन और मुक्त्यात्मक अनुशासन। दमनात्मक अनुशासन वह अनुशासन है
जो बालक को दंड देना अनिवार्य समझता है। वह कहता है कि अगर हम बालक को दंड नहीं देंगे तो बालक बिगड़ जाएगा, इसलिए बालक को भय, दंड तथा अनुशासन के द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। प्रभावात्मक अनुशासन क्या कहता है? वह कहता है कि शिक्षक का प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि बालक स्वयं ही अनुशासित रहे। यह आदर्शवादियों ने कहा था कि जो हमारा अनुशासन है वह प्रभावात्मक होना चाहिए, यानी शिक्षकों का जो व्यक्तित्व है वह इतना प्रभावशाली होना चाहिए जिससे कि बालक जो है स्वयं अपने आप ही उससे आकर्षित हो और अनुशासन में रहे। ऐसा शिक्षक का व्यक्तित्व होना चाहिए। मुक्त्यात्मक अनुशासन। मुक्त्यात्मक अनुशासन जो है वह प्रकृतिवादियों द्वारा दिया गया। रूसो ने कहा कि बालक को किसी भी गलत कार्य के लिए दंड न दिया जाए, बल्कि उसको स्व अनुभव द्वारा सीखने दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि बालक को प्रकृति में छोड़ दो और स्व अनुभव से सीखने दो, उसको किसी गलत कार्य के लिए दंड न दिया जाए, बालक को पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान की जाए जिससे वह जो भी कर रहा है उसके किसी कार्य में कोई हस्तक्षेप न किया जाए और बालक स्वयं अपने अनुभव से सीखे। इस प्रकार का अनुशासन होना चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दर्शन अनुशासन का भी निर्धारण करता है। नेक्स्ट है हमारा दर्शन और शिक्षक। तो दर्शन और शिक्षक कैसा होना चाहिए? शिक्षक जो है हमारा वह उच्च कोटि का दार्शनिक होना चाहिए। जब शिक्षक दार्शनिक होगा तो वह बालक के मनोस्थिति को समझेगा, जैसा बालक चाहता है वैसा वातावरण को उपस्थित करेगा उसको शिक्षा देने के लिए। तो एक शिक्षक के अंदर व्यक्तित्व में परोपकार, व्यवहार कुशलता, नैतिकता, आत्मविश्वास आदि अवश्य होने चाहिए। इन गुणों के विकास से उच्च व्यक्तित्व का प्रभाव बालकों के व्यक्तित्व पर भी पड़ता है, क्योंकि जो बालक होता है वह शिक्षक का अनुकरण करता है। इसलिए शिक्षक को ऐसा होना चाहिए जो बालक के सामने आदर्श प्रस्तुत करे और बालक उसका अनुकरण करे। शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए? शिक्षार्थी ऐसा होना चाहिए जो गुरु की बात को माने, समझे और जो कुछ भी वह कहता है उसको अपने आचरण में लाए। दर्शन और शिक्षक। नेक्स्ट हमारा दर्शन और शिक्षण संस्थाएं। तो शिक्षण संस्थाएं कैसी होनी चाहिए? जैसे कि बताया कि हमारे समय के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित हुए, उसी प्रकार दर्शन के अनुसार ही हमारे शिक्षण संस्थाएं भी स्थापित की गई। जैसे प्राचीन काल का दर्शन गुरुकुल जैसी शिक्षण संस्थाओं को विकसित करता है। वहाँ गुरु के सानिध्य में रहकर ही बालक सीखता था, समझता था और अपना विकास करता था। लेकिन भौतिकतावाद के कारण आज की शिक्षण संस्थाएं कैसी हो गई हैं? आज की शिक्षण संस्थाएं जो हैं वह अलग अलग प्रकार से अपना प्रभाव जमाती हैं और बालकों के व्यक्तित्व का विकास करती हैं। आज की जो हमारी शिक्षा है उसमें शिक्षक को एक पथ प्रदर्शक के रूप में रखा गया है और बालक को केंद्र में रखकर के शिक्षा दी जाती है। तो यह हमारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं, विद्यालय कैसा होना चाहिए? जैसे समय के अनुकूल। प्राचीन काल में हमारे विद्यालय गुरुकुल में करवट थे, अब वही विद्यालयों के रूप में हो गए हैं। तो ऐसे विद्यालय को दर्शन स्थापित करने के
में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस प्रकार आज हमने शिक्षा दर्शन के संबंध के बारे में और शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव होता है उसके बारे में जाना।